हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले की किताब की। कभी आपने सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में क्या मिस कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमारे पास समय नहीं है या हम काबिल नहीं हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम अभी नहीं जीते। हमारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। और यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ नाउ की असली ताकत। इस किताब में एक ऐसी सादगी और गहराई है जो सीधे दिल को छूती है, और हर पेज पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत शांत लेकिन बेहद समझदार दोस्त आपको समझा रहा हो कि असली सुख कहाँ छुपा है। लेखक एकहार्ट टोले ने इस किताब को सिर्फ लिखा नहीं है, उन्होंने इसे जिया है। खुद की गहरी मानसिक पीड़ा और अस्तित्व के सवालों से गुजरते हुए उन्होंने एक ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। एक जागरूकता, एक शांति, एक अब में जीने की कला। उन्होंने अपने उस अनुभव को पूरी ईमानदारी से शब्दों में ढालने की कोशिश की है ताकि हम सब भी उस अनुभव की झलक पा सकें। यह किताब आपको कोई नया धर्म नहीं सिखाती, न ही ये कहती है कि तुम सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर साधना करने निकल जाओ, बल्कि यह कहती है कि तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं उसी पल में रहना सीखो, क्योंकि यही पल असली है। न बीता हुआ कल अब मौजूद है और न ही आने वाला कल कभी निश्चित होता है। हमारी जिंदगी, हमारा अस्तित्व सिर्फ अब में ही होता है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। किताब की शुरुआत में ही टोले हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखते कि ये सोच हमें कहां ले जा रही है। टोले इस बात को बड़ी सहजता से समझाते हैं कि सोचने की आदत इतनी गहराई से हमारे भीतर बैठी है कि हम इससे खुद को अलग नहीं कर पाते, और यहीं से हमारी तकलीफें शुरू होती हैं। डर, चिंता, गुस्सा, अपराध बोध, ये सब उस सोच का ही हिस्सा हैं जो हमें अब से दूर करती है। द पावर ऑफ नाउ आपको ये सिखाने नहीं आती कि कैसे किसी और से बेहतर बनना है, बल्कि ये आपको आपके अपने भीतर ले जाती है, वहां जहां कोई दौड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है, सिर्फ मौन है, शांति है। यह किताब कोई उपदेशात्मक शैली में नहीं लिखी गई है, इसमें संवाद है, लेखक और पाठक के बीच का सीधा संवाद। जैसे आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हों और कोई बुजुर्ग जो बहुत कुछ देख चुका हो आपको कह रहा हो, रुक जाओ, अभी में आ जाओ, सब यही है। इस किताब का इंट्रो ऐसा है जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि आपके भीतर कुछ हिला देता है। ये आपको खुद के करीब लाता है, आपकी आत्मा की आवाज से जोड़ता है। ऐसा नहीं कि इसे पढ़ते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन यह पहला कदम जरूर बन सकता है उस दिशा में जहां आप सच में जिंदा महसूस करें। टोले की भाषा बेहद सरल है, लेकिन उसमें गहराई और करुणा है। वो ना तो आपको डराते हैं, ना ही किसी आदर्श की ऊंचाई पर खड़ा करते हैं। वो तो बस कहते हैं, अभी देखो, अभी सुनो, अभी जियो, और इस अभी में ही सारा रहस्य है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ नाउ का इंट्रोडक्शन किसी आध्यात्मिक क्रांति की घंटी नहीं बजाता, बल्कि एक सादे आमंत्रण जैसा है। आओ, थोड़ा रुक कर देखो, महसूस करो कि तुम हो और ये पल है, और यही सब कुछ है। ये किताब उनके लिए है जो खुद से जुड़ना चाहते हैं, जो सच्चे शांति की तलाश में हैं और जो अपने अस्तित्व की गहराई को समझना चाहते हैं। अगर आप भी कभी अपने भीतर खालीपन महसूस करते हैं, अगर आप भी रोजमर्रा की दौड़ में थक गए हैं, तो द पावर ऑफ नाउ का इंट्रो आपको पहले ही पन्ने से एक नई दिशा में ले चल देगा, जहां जवाब बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। पहला चैप्टर शुरू होते ही जैसे कोई आईना सामने रख देता है। एकहार्ट टोले हमसे कोई जटिल फिलॉसफी की बात नहीं करते, वो सीधा सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपने दर्द से थक गए हो? ये सवाल सुनते ही भीतर कहीं कुछ हलचल सी होती है, जैसे कोई हमारी अनकही बात को पहचान गया हो। हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में तकलीफ से गुजरे हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अकेलेपन में, या अपने ही मन के बोझ में। और टोले इस चैप्टर में उसी दर्द की जड़ तक हमें लेकर जाते हैं। वे बताते हैं कि इंसान का दुख सिर्फ बाहर की परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमारे भीतर की मानसिक स्थिति इसकी असली वजह है। हम अपने मन से इतने चिपक गए हैं कि उसे ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। हम सोचते हैं,
मैं वही हूं जो मेरा दिमाग सोचता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चैप्टर की शुरुआत में टॉले अपने खुद के अनुभव को शेयर करते हैं। वो समय जब वो मानसिक तौर पर बेहद टूट चुके थे और जिंदगी से थक चुके थे। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं अब और अपने साथ नहीं रह सकता। और तभी उनके भीतर एक सवाल गूंजा, तो यह मैं कौन है और यह मेरे साथ कौन है? यहीं से शुरुआत होती है एक नई समझ की, कि हमारे भीतर दो हिस्से हैं, एक जो सोचता है और एक जो उस सोच को देख सकता है। यह समझना ही इस पहले चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है। टॉले बताते हैं कि असली आजादी तभी मिलेगी जब हम अपने सोचने वाले मन से खुद को अलग देख पाएंगे। जब हम यह समझ जाएंगे कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उन विचारों को देखने वाले साक्षी हैं, तभी भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति किसी मंदिर या आश्रम की नहीं होती, यह तो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है। बस हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा किसी और चीज पर होता है, भविष्य की चिंता या अतीत की यादों पर। इस चैप्टर में एकहार्ट टॉले बार बार एक बात पर जोर देते हैं, अब में रहो। लेकिन इसका मतलब सिर्फ समय की गणना नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है, जागरूकता की। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं, तब आपके भीतर और बाहर की हलचल थमने लगती है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबा होता है। कभी बीती बातों पर पछतावा, तो कभी आने वाले कल की बेचैनी। टॉले इसे पेन बॉडी कहते हैं, वो भावनात्मक दर्द जो हमारे भीतर जमा हो जाता है, और जब हम उसे बार बार सोचते हैं तो वो और गहराता है। हम अनजाने में उस दर्द से एक पहचान बना लेते हैं, जैसे कि वो ही हमारी कहानी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असली पहचान उस कहानी से कहीं ज्यादा विशाल और शांत है। ये चैप्टर एक तरह से चेतावनी भी है और एक न्योता भी। चेतावनी इसलिए कि अगर हम अपने विचारों से एकाकार होकर जीते रहे तो हम हमेशा तकलीफ में रहेंगे, और न्योता इसलिए कि अगर हम एक बार भी रुककर इस पल को पूरी तरह से जीना सीख लें तो हमें वही शांति, वही आनंद मिल सकता है जिसकी हम हमेशा तलाश करते रहते हैं। टॉले उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों में हम खुद को खो देते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में डांट खाना या किसी रिश्ते में अनबन। ये सभी हमारे भीतर की अचेतन प्रतिक्रियाओं को उभारते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाएं, सांस लें और इस पल में खुद को महसूस करें, तो हम किसी भी परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे सुंदर हिस्सा तब आता है जब टॉले कहते हैं कि आप अपने मन को देखकर ही उससे मुक्त हो सकते हैं। जब आप सिर्फ यह जान लें कि मैं सोच रहा हूं, तब आप सोच से अलग हो जाते हैं। यह फर्क छोटा सा है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। अंत में यह पहला चैप्टर किसी भारी भरकम सिद्धांत से भरा हुआ नहीं है, बल्कि एक अनुभव की शुरुआत है। जैसे कोई गहरी नींद से आपको हल्के से जगाता है और कहता है, उठो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप इंतजार कर रहा है। और जब आप पहली बार खुद के मन को थोड़ा सा भी बाहर से देखते हैं, तो लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही है द पावर ऑफ नाउ की असली शुरुआत, एक यात्रा जो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर जाती है। जैसे जैसे आप द पावर ऑफ नाउ का दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, वैसे वैसे ये एहसास गहराता जाता है कि अब तक हम अपने ही अंदर की सबसे बड़ी सच्चाई से बेखबर थे। एकहार्ट टॉले यहां एक और परत खोलते हैं, माइंड और सेल्फ के भ्रम की। उन्होंने पहले चैप्टर में जिस सोचने वाले मन से अलग होने की बात की थी, अब वो उस मन की चालों को और भी करीब से समझाते हैं। वो ये नहीं कहते कि सोच बुरी चीज है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि जब हम सोच में डूब जाते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, तो वहीं से सारी उलझनें शुरू होती हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से होती है, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या उसका गुलाम? ज्यादातर लोग बिना सोचे कह देंगे, मैं ही मालिक हूं। लेकिन टॉले धैर्य से ये साबित करते हैं कि नहीं, हम तो अक्सर अपने विचारों के पीछे पीछे बिना सोचे चलते रहते हैं। हम ये तक नहीं जानते कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। बस विचार आते हैं और हम उन्हीं में बहते चले जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा मन लगातार खुद को एक पहचान देता रहता है, मैं यह हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये मिला या वो नहीं मिला। और यही पहचान धीरे धीरे एक झूठे मैं को जन्म देती है, जिसे टॉले ईगो कहते हैं। ये ईगो ही वो नकली स्वरूप है जिससे हम इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि असली आत्मा को भूल ही जाते हैं।
हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सोच तो सिर्फ एक गतिविधि है, जैसे सांस लेना। लेकिन हम अपनी सांस को मैं नहीं कहते, तो फिर सोच को क्यों? चैप्टर में एक बेहद सुंदर बात यह भी सामने आती है कि ईगो की सबसे बड़ी ताकत अतीत और भविष्य में छुपी होती है। हमारा ईगो हमेशा हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे साथ पहले ऐसा हुआ था, या तुम्हें आगे ऐसा करना होगा वरना तुम कुछ नहीं हो। और इस दो राहे में हम अब को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन टॉले कहते हैं कि अब ही एकमात्र जगह है जहां जीवन असल में घट रहा है। वो एक गहरी बात करते हैं, आपका अतीत सिर्फ आपकी यादों में है और भविष्य सिर्फ कल्पना में। लेकिन हम जीवन का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं दो छायाओं में जीते हैं, और इससे हम न केवल अपने वर्तमान को गंवा देते हैं, बल्कि खुद को लगातार तनाव, डर और बेचैनी में डुबोते रहते हैं। इस चैप्टर में एक शब्द बार बार आता है, वॉचर या साक्षी। टॉले कहते हैं कि हमें अपने मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे देखना है, उसकी हर हरकत को नोटिस करना है। जब भी मन कोई विचार फेंके, तुमसे कुछ नहीं होगा, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तो बस उसे देखो बिना प्रतिक्रिया दिए, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हो। इसी देखने से आप धीरे धीरे अपने मन से एक दूरी बनाते हैं, और वहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में टॉले बताते हैं कि प्रेजेंस यानी पूर्ण उपस्थिति ही वो ताकत है जो हमारे ईगो को कमजोर कर सकती है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं, जैसे आप चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पी रहे हों, चलने के समय सिर्फ चल रहे हों, तो आप ईगो की पकड़ से बाहर निकलने लगते हैं। और ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन अभ्यास के बिना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि टॉले इस चैप्टर में सुझाव देते हैं कि आप अपने दिन के छोटे छोटे लम्हों में खुद को पकड़ें, जैसे सांस लेते वक्त सिर्फ सांस पर ध्यान दें, कोई काम करते वक्त उसमें पूरी तरह मौजूद रहे। चैप्टर का अंत बहुत सुंदर ढंग से होता है। टॉले कहते हैं कि जब आप खुद को अपने मन की आवाज से अलग पहचानते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में जागते हैं, और यही जागना पहला कदम है अपनी आत्मा से जुड़ने का। जब आप मन की बातें सुनकर भी उन्हें पकड़कर नहीं बैठते, तब आप किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने अंदर के मौन से जुड़ते हैं, और वो मौन ही असली आप है। दूसरा चैप्टर एक तरह का आईना है, जिसमें आप न सिर्फ अपने मन की छवि देखते हैं, बल्कि उसके परे झांकने की कोशिश भी करते हैं। ये चैप्टर आपको डराता नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून देता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारे भीतर ही सब जवाब हैं, बस थोड़ा ठहरो और उन्हें सुनो। और जब आप ऐसा करते हैं तो लगता है जैसे कुछ बहुत भारी उतर गया हो, और पहली बार आप अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन पा रहे हो। द पावर ऑफ नाउ का तीसरा चैप्टर एक बेहद गहरी लेकिन सादा सी बात को पकड़ता है, शरीर के जरिए वर्तमान से जुड़ाव। एकहार्ट टॉले अब हमारे ध्यान को सीधे हमारे अपने शरीर की ओर मोड़ते हैं। जहां पहले चैप्टर्स में उन्होंने मन और सोच के जाल से बाहर निकलने की बात की थी, वहीं अब वो बताते हैं कि जब दिमाग बहुत ज्यादा भाग रहा हो, तो हम कैसे अपने शरीर के जरिए अब से जुड़ सकते हैं। ये चैप्टर एक तरह से ये याद दिलाने वाला है कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि वह एक दरवाजा है, एक पोर्टल, जो हमें आत्मा और मौन के उस गहरे स्तर तक ले जा सकता है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं करते। टॉले कहते हैं कि शरीर को सिर्फ भौतिक दृष्टि से मत देखो। तुम्हारे भीतर एक इनर बॉडी है, एक ऊर्जा का क्षेत्र, और जब तुम उसका अनुभव करते हो, तो तुम अपने भीतर की मौन उपस्थिति से जुड़ जाते हो। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि जब आप अपने शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से महसूस करते हो, जैसे हाथों में ऊर्जा का हल्का कंपन या छाती में सांस का उठना गिरना, तब आप वर्तमान से सीधा जुड़ाव बना लेते हो, और यही जुड़ाव आपको सोच से बाहर निकालकर शांति की ओर ले जाता है। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है जब हम खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, या चलते वक्त सिर्फ चल रहे होते हैं? नहीं ना, हमारा दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता है। टॉले इसी बात पर ध्यान खींचते हैं, जब आप पूरी तरह शरीर में उपस्थित होते हो, तब आप उस पल के साथ एक हो जाते हो, और यहीं से शुरू होता है वह अनुभव जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है, शांति, मौन और भीतर की गहराई। वो एक दिलचस्प बात करते हैं कि शरीर की उपस्थिति में आना किसी ध्यान की अवस्था में आने जैसा है,
और इसके लिए आपको कोई विशेष साधना करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र या आसन नहीं। सिर्फ यह करना है कि जब भी हो सके बस अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। अगर हाथ में कुछ पकड़ रखा है तो उसे महसूस करो। अगर सांस ले रहे हो तो उसकी गहराई को जानो। ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें अनुभव करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया हो। इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको सोचने से निकालकर महसूस करने की ओर ले जाता है। टॉले कहते हैं कि सोच जरूरी है, लेकिन हर वक्त सोचना जरूरी नहीं। असल में हर वक्त सोचते रहना तो एक तरह की बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज है शरीर की उपस्थिति में आना। टॉले एक जगह लिखते हैं कि जब आप अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हो तो आप अपने भीतर की अस्थायी नहीं, शाश्वत उपस्थिति से जुड़ते हो। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी पहचान, नाम या अतीत की कहानियों से नहीं, बल्कि उस शांति से जुड़ते हो जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आप व्यस्त थे और वो छूट गई थी। यह चैप्टर केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये व्यावहारिक मार्गदर्शन भी है। टॉले आपको सुझाव देते हैं कि दिन में कई बार अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करें। काम करते समय, फोन पर बात करते समय, चलते हुए, बैठते हुए। आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है, जैसे किसी ने उसकी दौड़ती रफ्तार को हल्के से थाम लिया हो। और ये अनुभव न सिर्फ आपको अंदर से बदलता है, बल्कि बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देता है। जब आप वर्तमान से जुड़े होते हैं तो छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी फूल का खिलना, हवा की छुअन, बच्चों की हंसी, ये सब पहले से कहीं ज्यादा जीवंत लगने लगती हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप मौजूद भी हैं। चैप्टर के अंत में टॉले कहते हैं कि जब आप अपने भीतर की मौन उपस्थिति को बार बार छूने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी ईगो कमजोर पड़ने लगती है। अब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि जागरूक होकर उन्हें देख सकते हैं। और यही है असली स्वतंत्रता। ये तीसरा अध्याय एक तरह से हमें हमारे ही शरीर से मिलवाता है, उस रूप से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। टॉले की भाषा सहज है, लेकिन उसके पीछे जो मौन संदेश है वो गहरा है। तुम अपने शरीर से भाग मतो, उसमें उतर जाओ। वहीं से रास्ता खुलता है उस शांति की ओर जिसकी तलाश में हम सब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और जब आप एक बार अपने अंदर की उस उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं, तब आप समझ जाते हैं द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको आपकी अपनी आत्मा से जोड़ देता है। द पावर ऑफ नाउ का चौथा चैप्टर एक ऐसी जगह ले आता है जहां बात सिर्फ विचारों या शरीर तक सीमित नहीं रहती। अब विषय है ईगो की गहराई और उसकी चालें। एकहार्ट टॉले इस अध्याय में दिखाते हैं कि हमारी जो भी पीड़ा, बेचैनी और अंतहीन दौड़ है, वो सब कहीं ना कहीं ईगो यानी झूठी पहचान की जड़ों से जुड़ी हुई है। ये ईगो ही है जो हमें अलग, अधूरा और असुरक्षित महसूस कराता है। टॉले बताते हैं कि ईगो सिर्फ घमंड या अहंकार नहीं है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। ये तो एक पहचान है जो हमने अपने दिमाग की बातों, अपनी कहानियों, अपने अतीत और अपनी अपेक्षाओं से बना रखी है। ये कहता है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा करियर ऐसा है, मुझे लोग क्या समझते हैं, मेरे साथ ये हुआ था। और धीरे धीरे हम इन बातों को खुद से जोड़ लेते हैं और यही बन जाता है हमारा नकली मैं। इस चैप्टर में टॉले एक बात को बहुत मजबूती से कहते हैं, जब तक आप खुद को अपने मन और उसकी कहानियों से जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक आप कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी वो आपको दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है, कभी खुद को बेचारा साबित करता है और कभी भविष्य के डर में उलझा रहता है। ईगो की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो आपको इस क्षण से काट देता है। टॉले एक शानदार उदाहरण देते हैं। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं और आपकी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि मैं सही साबित हो जाऊं, तो वह ईगो ही बोल रहा होता है। चाहे सामने वाला आपकी बात समझ रहा हो या नहीं, ईगो को बस जीत चाहिए। और यही वह जगह है जहां हम खुद को खो बैठते हैं। मौन, प्रेम, करुणा, सब कुछ पीछे छूट जाता है। इस अध्याय की एक और खूबसूरत बात है टॉले का यह कहना कि ईगो को बाहर से हराया नहीं जा सकता। अगर आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप फिर उसी के जाल में फंस जाएंगे। ईगो तो लड़ाई ही चाहता है, चाहे वो भीतर हो या बाहर।
उसे ऊर्जा मिलती है नकारात्मकता से, और इसलिए टोले कहते हैं कि आपको उससे लड़ना नहीं, उसे देखना है। जब आप ईगो की हरकतों को पहचानने लगते हैं, जैसे किसी से तुलना करना, खुद को कमजोर या श्रेष्ठ समझना, गुस्सा आना, जलन होना, और बस उन्हें शांत होकर देखना शुरू करते हैं, तो वो खुद ब खुद कमजोर होने लगता है। वह उस ध्यान और उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो आप इस पल में लेकर आते हैं। टोले हमें याद दिलाते हैं कि ईगो का असली डर यह है कि अगर आप पूरी तरह अब में आ गए तो वो मिट जाएगा, क्योंकि ईगो को टिके रहने के लिए या तो अतीत चाहिए, आपकी कहानियां, दुख, दर्द, या फिर भविष्य चाहिए, आपकी इच्छाएं, असुरक्षा, उम्मीदें। लेकिन वर्तमान, उसमें ईगो के पास कोई पकड़ नहीं होती। और इसलिए जब आप पूरी तरह जागरूक होकर इस पल में उतरते हैं, तब ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये चैप्टर एक सच्चाई से सीधा सामना कराता है कि हमारे सारे दुख, सारी भागदौड़, सारी तुलना, सब कुछ इस मैं कौन हूं के झूठे उत्तर पर टिका है जो ईगो ने गढ़ा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब आपको दूसरों को पछाड़ने की जरूरत नहीं लगती, खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं सताती। अब आप किसी गहरे मौन से जुड़ने लगते हैं, और वो मौन ही आपकी असली पहचान बन जाता है। अब आप अपने विचारों के प्रवाह को देख सकते हैं, बिना उसमें खोए हुए, और यही देखना, यही चेतना ही असली स्वतंत्रता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि यह हमें दिखाता है कि शांति, शक्ति और सच्चाई कहीं बाहर नहीं है, ना ही किसी पहचान, सफलता या रिश्ते में, बल्कि वह तो भीतर के मौन में है, उस मौन में जो ईगो से परे है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमें बहुत प्यार से कह रहा हो, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूरे हो, बस खुद से जुड़ जाओ। और जैसे ही यह बात भीतर बैठने लगती है, वैसे ही जीवन की रफ्तार धीमी लेकिन अर्थपूर्ण लगने लगती है। अब हर पल सिर्फ एक पल नहीं रह जाता, वह जीवन का द्वार बन जाता है। एक ऐसा द्वार जहां आप सच में होते हैं, पूरे, शांत और पूर्ण। जब आप द पावर ऑफ नाउ की आखिरी पंक्तियों तक पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई किताब नहीं बल्कि खुद को पढ़ा हो। ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से होकर गुजरी है, सोच से मौन तक, बेचैनी से शांति तक, और सबसे जरूरी, अंधेपन से जागरूकता तक। एखार्ट टोले इस किताब का अंत बहुत ही शांत लेकिन गहराई भरे अंदाज में करते हैं। वो कोई निष्कर्ष नहीं थोपते, कोई अब ऐसा करो वाला उपदेश नहीं देते, बल्कि वो आपको वहीं छोड़ते हैं जहां से असल जीवन शुरू होता है, इस एक पल में। किताब का अंत इस बात को बेहद साफ और सरल तरीके से समझाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता कोई दिखावा नहीं है, न ही यह कुछ हासिल करने की दौड़ है। ये तो बस एक गहरी उपस्थिति है, एक ऐसा मौन जो सबके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन हम उसे अपने विचारों के शोर में सुन ही नहीं पाते। और जब आप इस मौन को एक बार महसूस कर लेते हैं, तब पूरी दुनिया बदल नहीं जाती, बल्कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। टोले हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने भीतर के उस असीम स्रोत से जुड़ सकते हैं जिससे जीवन की सच्ची ऊर्जा बहती है, और यह जुड़ाव किसी विशेष दिन या स्थान पर नहीं होता, बल्कि यहीं इसी पल में होता है, अभी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं। इस आखिरी हिस्से में टोले बताते हैं कि प्रेजेंस यानी पूर्ण उपस्थिति कोई अवस्था नहीं है जिसे आप पकड़कर रख सको। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जो हर पल दोबारा शुरू होता है। कभी आप उसमें होते हैं, कभी फिसल जाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब आप जागरूक हो गए हैं। अब आप जान गए हैं कि आपका असली घर यही पल है, और बार बार उसी में लौटना ही असली साधना है। किताब के अंत में एक बेहद खूबसूरत विचार आता है, अभी के क्षण में ही ईश्वर है। यह बात एकदम साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे जीने लगते हैं तो हर चीज, एक फूल, किसी का चेहरा, आपके अपने हाथों की गर्माहट, सब में एक दिव्यता झलकने लगती है। टोले कहते हैं कि जब आप हर पल को यस कहना शुरू करते हैं जैसा वो है, तब जीवन खुद ब खुद सरल और सुंदर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अब आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन अब आप उनसे लड़ने के बजाय उन्हें देखने और समझने लगते हैं। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि जवाब देते हैं, वो भी शांति से, भीतर के मौन से। और यही बदलाव सबसे बड़ा है।
टोले यह भी समझाते हैं कि इस नई जागरूकता के साथ आप अपने रिश्तों को, काम को, दिनचर्या को किस तरह से अधिक गहराई और सच्चाई से जी सकते हैं। अब आप किसी के लिए कुछ बनना नहीं चाहते, बल्कि आप उनके साथ होना चाहते हैं। अब आपको किसी के प्यार में खो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप खुद को पा चुके हैं। किताब का अंत बहुत ही विनम्र और बिना शोर के होता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी भरकम प्रवचन चल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, सब ठीक है, बस इस पल में रहो, क्योंकि यही सब कुछ है। टोले हमें यह भी कहते हैं कि आप इस चेतना को दिमाग से समझ नहीं सकते, इसे तो बस अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव के लिए आपको कहीं जाना नहीं, कुछ सीखना नहीं, बस अभी इस पल को पूरी तरह जीना है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक सतत स्मरण, बार बार जागना, बार बार ध्यान भटकना, फिर से लौट आना। लेकिन हर बार जब आप लौटते हैं तो आप थोड़ा और हल्का महसूस करते हैं, थोड़ा और खुद के करीब। यही है द पावर ऑफ नाउ की असली ताकत। किताब खत्म होती है, लेकिन उसकी गूंज अंदर बनी रहती है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो शुरुआत में थे। अब आप अपने विचारों को पकड़कर नहीं बैठे हैं, आप उन्हें आते जाते देख सकते हैं। अब आप अतीत की चुभन में अटके नहीं हैं और न ही भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। आप अब जान गए हैं कि जिंदगी कहीं और नहीं, इसी पल में है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है, आपको याद दिलाना कि आप कोई टूटी हुई कहानी नहीं हो, न ही किसी भविष्य की कल्पना हो। आप एक जीवंत, शांत और पूर्ण उपस्थिति हो, ठीक अभी, ठीक यहां। जब आप आखिरी पन्ना पलटते हैं तो कोई बड़ा धमाका नहीं होता, लेकिन एक गहरा मौन उतर आता है, भीतर और बाहर। और उस मौन में आप बस इतना महसूस करते हैं, मैं हूं,